हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो की ऑफ सक्सेस का आज हम तीसरा पार्ट्स बनाने जा रहे हैं। जिन्होंने दो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो जाकर पहले दोनों पार्ट्स देख ले। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था और एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि की ऑफ सक्सेस में ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है वो की ऑफ सक्सेस को 2 महीने देखकर पढ़कर अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स वो ला सकता है। ठीक, तो ज़्यादा बात न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। कल का हमारा जो होमवर्क था, जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, जिन बच्चों ने किया वो अच्छी बात है। किसी का कमेंट्स आया है या नहीं आया अभी मैंने देखा नहीं है। ठीक, बाकी आप देख लेना। ठीक, मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ और फिर कमेंट्स करके बताना किसका सही है किसका गलत है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन की ऑफ सक्सेस का तीसरा पार्ट्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था आवेश के क्वांटमीकरण में कि प्रत्येक पदार्थ पर जो आवेश होता है वो प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, यानी बराबर प्लस माइनस एन ए। और इसी पर आधारित मैंने एक सवाल दिया था, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में किसी बूंद पर 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उस बूंद पर आवेश की मात्रा क्या होगी। ठीक, तो यहां हम देख सकते हैं, यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है, दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n बराबर कितने दिए हुए हैं अपने को 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। और q का मान हमसे यहां पर पूछा गया। वी नो डेट, चूंकि हम जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से q बराबर n e, इसलिए q बराबर n का मान कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, और e का मान मैंने आपसे कहा था मूल आवेश न्यूनतम आवेश या एक क्वांटा का मान कितना होता है 1.6 गुणे में 10 की घात -19 कूलम। ठीक, इसी प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम इसका राइट आंसर होगा। तो उस 10 गुण पर कितना चार्ज था 1.6 गुणा में 10 की घात -18 कूलम। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इस वाली सीरीज में मैंने कहा था मैं अध्याय नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत में केवल वही प्रश्न आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हम सारे क्वेश्चन के बारे में इसमें मैं बात नहीं करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही हम बात करेंगे ताकि उन्हें हम 2 महीने में कवर कर सके। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि किसी पदार्थ को किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं। तो आवेशित करने की विधियां कितनी है, तो भैया हमारा आंसर रहेगा किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां। कितनी विधियां बेटा, 3 विधियां। ठीक है, पहली विधि कौन सी रहेगी आपकी, घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा रहेगा आपका भौतिक संपर्क, और इसी भौतिक संपर्क को हम कह सकते हैं चालन द्वारा। और तीसरी विधि रहेगी आपकी प्रेरण द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती है, तो 3 विधियां होती है। घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं, भौतिक संपर्क या चालन द्वारा आवेशन किया जा सकता है, और प्रेरण द्वारा आवेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे एक एक नंबर के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया वह कौन सी विधि है
जिसमें किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना आवेशित किया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा प्रेरण के द्वारा। प्रेरण आवेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी पदार्थ को स्पर्श किए बिना ही हम विपरीत प्रकृति वाले आवेश से क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, और इसमें स्पेशली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि इन तीनों विधियों में से वह कौन सी विधि है जिसमें वस्तु स्पर्श संपर्क में आए बिना, स्पर्श किए बिना हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, तो वो कौन सी विधि रहेगी आपकी, प्रेरण के द्वारा। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, आवेशित करने की तीन विधियां हो गई, घर्षण के द्वारा हो गया, भौतिक संपर्क चालन के द्वारा हो गया, और तीसरी प्रेरण के द्वारा। और वह कौन सी विधि है जिसमें वस्तु को स्पर्श किए बिना आवेशित किया जा सकता है, तो वो रहेगा आपका प्रेरण द्वारा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो आपका इंपोर्टेंट गिनती में आता है वो आता है परावैद्युतांक किसे कहते हैं। परावैद्युतांक, या फिर हम कह सकते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है बेटा, परावैद्युतांक किसे कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ। इस फार्मूले के आधार पर आपको डेफिनेशन को याद रखना है। इसके भी कई तरह से हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, लेकिन जो इजी डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, परावैद्युतांक को हम काय से दर्शाएंगे, के से, और आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा के बराबर एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां आपको ध्यान रखना है कि जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की वैद्युतशीलता है, जो एप्सिलॉन नॉट है वो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, ये वाला आपको फार्मूला ध्यान रखना है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और इसको हम काय से दर्शाएंगे, परावैद्युतांक आया तो के से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपेक्षिक विद्युतशीलता आया तो उसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से अगर वो पूछे अगर आपसे कुछ पूछे तो वो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। कैसी है, मात्रकहीन और विमाहीन। इसका कोई मात्रक और विमा नहीं है, क्योंकि मात्रक से मात्रक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। हर एक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है, लेकिन जो खास है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम परावैद्युतांक होता है, तो सबसे कम परावैद्युतांक होता है निर्वात के लिए। किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। और कितना परावैद्युतांक होता है, के बराबर 1। ठीक, दूसरा ध्यान रखिएगा, कांच के लिए जो होता है वो 5 से किसके बीच में होता है, 10 के बीच में होता है। अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो कांच का परावैद्युतांक हम कितना मान के चलेंगे, 5 मान के चलेंगे। ठीक, और एक आपको ध्यान रखना है कि जो आपका धातु होता है उस धातु के लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वो अनंत माना जाता है, अनंत होता है। ठीक, तो इन सब में से जो कई सारे और भी कई सारे हैं, अभ्रक है, जल है, ठीक, मोम है, उन सब के लिए अलग अलग, लेकिन जो खास जो आपको ध्यान रखना है वो स्पेशल ये 3 चीज आपको ध्यान रखना।
सबसे कम यानी मिनिमम, ठीक है। अगर परावैद्युतांक होता है तो वो निर्वात का होता है, और सबसे ज्यादा अगर परावैद्युतांक होता है तो वो किसके लिए होता है बेटा? धातु के लिए होता है। कितना होता है? अनंत होता है। अच्छा, अगर इसमें से अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा कि चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। तो वो चांदी दे दे, सोना दे दे, ठीक है, एल्यूमिनियम दे दिया, कॉपर दे दिया, ठीक। तो चांदी के लिए, सोने के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर के लिए, तांबे के लिए परावैद्युतांक क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें क्या है, आपकी धात्विक है, धातु है। तो चांदी के लिए परावैद्युतांक कितना होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अनंत होता है। तो स्पेशली ये ध्यान रखिएगा, चांदी, सोना, जितने भी धातु है उनके लिए परावैद्युतांक कितना मान के चलेंगे हम? अनंत, ठीक। इसी के बाद आगे हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ये हमारा आज के 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। एक क्वेश्चन तो हमने क्या पढ़ा, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की कितनी विधियां पढ़ ली हमने? 3 विधियां। दूसरे नंबर पे हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा? परावैद्युतांक किसे कहते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, ठीक। और तीसरे नंबर पे हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा कि भाई जो धातु में होती है चांदी, सोना, उनके लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? अनंत होता है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो कि कोई 2 चार्ज है Q1 और Q2, उनके बीच लगने वाला अगर बल F है, ठीक, वायु निर्वात में F नॉट है, और अगर इसके बीच में अगर एक कोई परावैद्युतांक वाली पट्टिका रख दी जाए कि परावैद्युतांक वाली, तो हमेशा परावैद्युतांक की वजह से जो बल है, ठीक है, उसका मान क्या होगा? आपका कम होगा। और कैसे हुआ? तो इसके लिए हम अब उठाने जा रहे हैं अपना अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, कूलाम का नियम। उसी में अपने को पता लगेगा कि अगर दोनों चार्ज है तो उसके बीच में बल का परिमाण क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी। अगर वायु निर्वात की जगह हमने कोई दूसरा माध्यम भर दिया तो क्या है, दोनों के बीच में लगने वाले बल पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि अगर 2 आवेशों के बीच में कुछ बल लग रहा है और तीसरा आवेश अगर आ जाता है तो क्या इस तीसरे आवेश की उपस्थिति से इन दोनों आवेशों के परिमाण पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, या इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन अपन उठाते हैं और वो है अपना कूलाम का नियम। देखो बेटा, 3 नंबर के हिसाब से कूलाम का नियम आपका इंपोर्टेंट माना जाता है। कूलाम का सदिश रूप भी होता है, कूलाम का अदिश रूप भी होता है। अपन कूलाम का भी अदिश रूप देखने जा रहे हैं, कूलाम का नियम। तो देखो बेटा, साइंटिस्ट कूलाम का कहना था कि 2 आपने बिंदु आवेश ले लिए। कैसे आवेश लिया आपने? 2 बिंदु आवेश लिए। एक का नाम आपने Q1 दिया और दूसरे का नाम क्या दिया? Q2। बिंदु आवेश क्या होता है कि अगर 2 आवेशों का जो आकार है, ठीक है, और 2 आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच की अगर दूरी उनके आकार की तुलना में क्या हो? बहुत अधिक हो, तो ऐसे आवेशों को हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे, यानी बिंदु आवेश। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, तो सूर्य और पृथ्वी का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, दिखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो दूरी उनके आकार की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो अगर 2 आवेशों के मध्य की दूरी उनके आकार की तुलना में क्या हो? अधिक हो, तो ऐसे आवेशों को हम क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। तो Q1 और Q2 2 बिंदु आवेश है, दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? वायु भरी हुई है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया हमने? r। तो कूलाम का कहना था कि 2 स्थिर, और ये भी ध्यान रखना ये दोनों आवेश कैसे आवेश है? स्थिर आवेश है। तो कूलाम का कहना था कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल का परिमाण, इन दोनों के बीच में जो विद्युत बल लगेगा उसका परिमाण, अभी हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश, और सदिश में परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होती है। तो मैं अभी परिमाण की बात कर रहा हूं कि 2 स्थिर यानी रखे हुए
दो बिंदु आवेश, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल का जो परिमाण है वो परिमाण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको मिस्टेक नहीं करना है। वो कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और कूलाम का नियम 1/r के लिए लागू नहीं होता है, 1/r² के लिए ही लागू होता है। इसी कारण कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, क्योंकि कूलाम का नियम दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती पर ही लागू होता है। ठीक, तो हमें अगर आता है कि कूलाम का नियम लिखिए तो हम क्या कहेंगे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 एंड F व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, R²। जब दोनों इक्वेशन को मिलाकर हम इक्वेशन लिखेंगे तो अगला जो इक्वेशन आएगा इन दोनों से वो हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया बेटा, R²। और जब यहां से हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो K करके एक कांस्टेंट मिलेगा, अपने को एक नियतांक मिलेगा Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर K क्या है, कूलाम नियतांक है। क्या है, कूलाम नियतांक। चूंकि कूलाम का नियम है तो कूलाम नियतांक होगा। और कूलाम ने इस K का जो फार्मूला दिया था वो क्या था, 1/4πε0। क्या था, K बराबर 1/4πε0। ठीक है, तो अब यहां देखो कि अगर इसी को हम यहां F बराबर, जब समानुपाती का साइन हटाया K करके एक नियतांक आया जिसे हम क्या कहेंगे, कूलाम नियतांक। और K बराबर फार्मूला क्या होता है, वायु निर्वात के लिए क्या होता है, 1/4πε0। ये किसके लिए होगा, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, अगर दोनों आवेशों के बीच में अगर हम K परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर देते तो वहां पर जो K का मान आता वो आता 1/4πε0 और एप्सिलॉन r आ जाता। तो ये किसके लिए था, माध्यम के लिए। अभी हम फिलहाल किसके लिए बात कर रहे हैं, वायु या निर्वात के लिए। ठीक, तो K का मान रखेंगे 1/4πε0 और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में R²। और चूंकि बल है तो इसका मात्रक क्या आएगा बेटा, न्यूटन। अब इसके साथ देखो कि ये जो 1/4πε0 है ये आपका कूलाम नियतांक है। क्या है ये, आपका कूलाम नियतांक। और जो कूलाम नियतांक है ये कूलाम नियतांक का मान SI पद्धति में क्या होता है, ये देखना अपने को। तो 1/4πε0 का जो मान है यानी कि कूलाम नियतांक का मान SI पद्धति में होता है 9 गुणे में 10 की घात 9। कितना होगा, 9 गुणे में 10 की घात 9। अब देखो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे वो ध्यान रखना ना, मात्रक को अपने को रटना बिल्कुल नहीं है। कहां से निकालना कि यहाँ देखो, आप इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखो और यहां से आप K का फार्मूला निकालो। तो देखो यहां से अगर हम K का फार्मूला निकालें तो
तो आर स्क्वायर को पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका एफ इनटू में क्या आ गया आर स्क्वायर, और Q1 Q2 का पक्षांतरण करेंगे तो Q1 Q2 और इधर क्या बच गया आपका K, यानी कूलाम नियतांक का जो फार्मूला F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, यहां से इसका SI मात्रक निकालेंगे। तो देखो कूलाम नियतांक के लिए F के लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर न्यूटन, और दूरी के लिए क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, और चार्ज का इंटू चार्ज है तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम, तो ये क्या हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जाता है कूलाम नियतांक का एसआई पद्धति में मान कितना होता है, तो मान कितना होता है सभी ध्यान रखिएगा 9 गुणे में 10 की घात 9, और मात्रक सहित याद होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। मात्रक कहां से आया, इस वाले फार्मूले से हम k का मान निकालेंगे, k को रख के बाकी सभी राशियों का पक्षांतरण कर दो, और यहां से हम मान निकालेंगे न्यूटन, दूरी के लिए मीटर स्क्वायर, और चार्ज का हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कूलाम इंटू कूलाम, तो वो क्या हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर। ठीक, अगर सीजीएस पद्धति में हम बात करें कि सीजीएस पद्धति में कूलाम नियतांक का मान कितना होता है, तो बेटा सीजीएस पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कूलाम नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। मात्रक क्या रखेंगे सीजीएस में, तो न्यूटन का तो क्या हो जाएगा उसमें डाइन हो जाएगा, मीटर को सीजीएस में काहे से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम का मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कूलाम का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और उसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो बेटा इस पूरे में आपको स्पेशली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ध्यान रखना है कि कूलाम नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान एसआई पद्धति में ये होगा और सीजीएस पद्धति में ये होगा, मात्रक सहित आपको ध्यान रखना। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक नया पद आया हुआ है और वो है आपका एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, 4 से आप परिचित हो, पाई का मतलब 22/7 हो गया। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन जो नॉट है वो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। क्या होता है बेटा, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता है, और इसका मान अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मान आपको ध्यान रखना है, इसका मान होता है 8.85 गुने में 10 की घात -12। कितना होता है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता का मान 8.85 गुणे में 10 की घात -12, और इसका मात्रक क्या होगा तो वो ध्यान रखिएगा जो कूलाम नियतांक का मात्रक होता है उसका जस्ट आप उल्टा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वायु निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताइए, तो ये मान फिक्स आपको ध्यान रखना है 8.85 गुणे में 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर आप इसका मात्रक भूल भी जाते हो तो आप यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, इस वाले फार्मूले से आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेना, एफ को उधर भेजना, तो कूलाम ये Q और Q1 और Q2 का तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और बल इधर जाएगा तो बल का न्यूटन, और दूरी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका कूलाम का नियम। तो क्या कहता है, एक बार शॉर्टकट में जल्दी से अपन कूलाम के नियम को देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है उसका परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन लिखेंगे हम,
तो F समानुपाती Q1 Q2 और दूसरा रहेगा F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। जब दोनों को मिला के इक्वेशन लिखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर, और जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो K करके क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, जहां पर K क्या है, कूलाम नियतांक है, जिसका सूत्र क्या हुआ, वायु निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें कि कूलाम नियतांक का इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई पद्धति में मान कितना होता है, तो बेटा इसका एसआई पद्धति में मान ध्यान रखिएगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर, और सीजीएस में मान कितना होता है, तो सीजीएस में इसका मान होता है 1, और न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलाम का क्या हो जाएगा स्टेट कूलाम। एक और ध्यान रखिएगा, वायु निर्वात की विद्युतशीलता ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ध्यान रखिएगा, वहां पर ये वाला मान भी रहेगा, तो आप मात्रक का भी ध्यान रखिएगा। मान कई सारे ऑप्शन में मान सेम रहेगा, तो आपको मात्रक से भी पहचान करना पड़ेगा। ठीक, तो वायु निर्वात की विद्युतशीलता का जो मान होता है वो 8.85 गुणा में 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और आप ध्यान से इसको सुनना। हाँ, एक इस बल की दिशा क्या होगी, तो बेटा इस कूलाम बल की जो दिशा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे। ठीक है, तो कूलाम बल या विद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की क्या होती है, अनुदिश होती है। तो ये हो गया आपका कूलाम का नियम। और एक लास्ट क्वेश्चन अपन आज के लिए इंपोर्टेंट की गिनती में लेके और इस वाले वीडियो को आज के लिए ऑफ करेंगे। ठीक है, और वो हमारा क्वेश्चन है कि कूलाम नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। क्या है हमारा क्वेश्चन, कूलाम नियतांक K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कहते हैं कूलाम नियतांक। इस कूलाम नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब इसका मान किस पर निर्भर करता है। तो देखो बेटा, हमने पहले ही देखा था कि कूलाम नियतांक को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक हो गया नंबर 1 मात्रकों की पद्धति पर। किस पर निर्भर करता है इसका मान, मात्रकों की पद्धति पर। आपने देखा होगा कि अभी अभी मैंने समझाया कि एसआई पद्धति में इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणे में 10⁻9 होता है, और सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कूलाम नियतांक किसको प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक क्या होगा आपका, मात्रकों की पद्धति। एसआई में इसका मान कुछ और होता है, सीजीएस में इसका मान कुछ और होता है। और साथ ही साथ में कूलाम नियतांक को प्रभावित करने वाले में जो दूसरा कारक रहेगा वो रहेगा माध्यम की प्रकृति पर। अगर वायु निर्वात है तो K का मान हम सूत्र क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, अगर वायु या निर्वात है। और अगर कोई सा दूसरा माध्यम है तो उसके लिए हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन R, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये किसके लिए रहेगा, माध्यम के लिए। ठीक है बेटा, तो इस वाले को ध्यान से देख लो आप सभी। कूलाम नियतांक को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 2 कारक। पहला कारक कौन सा है आपका, मात्रकों की पद्धति। एसआई मात्रक होगा तो इसका मान 9 गुणे में 10⁻9 रहेगा, और सीजीएस अगर रहेगा तो इसका मान कितना रहेगा, 1। और दूसरा जो कारक है वो आपका रहेगा माध्यम की प्रकृति। अगर दोनों आवेशों के बीच में माध्यम वायु है या निर्वात है तो हम K का क्या सूत्र लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों आवेशों के मध्य में K पर आवेद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ, एप्सिलॉन R विद्युतशीलता का कोई माध्यम भरा हुआ है, तो वहां पर K का कूलाम नियतांक का सूत्र लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R। ठीक है, तो बेटा ये इस तरह से हमने आज 3-4 क्वेश्चन देखे हैं। पहला क्वेश्चन हमने किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की विधियां पढ़ा है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा है कि उसमें कूलाम का नियम पढ़ लिया हमने। ठीक, उस पर आधारित जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वो सारे अपन ने देख लिया। तो मैं डेली इसी प्रकार से आपके की ऑफ सक्सेस में
डेली 3 से 4-5 क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इनफ आसानी से उसको पढ़ सकें, ठीक है, हो सके तो उसको लिख लिख के याद कर सके, ठीक है। और जितना भी पढ़ाया जाता है आप उसी दिन अपना वीडियो देखकर, ठीक है, और आप याद कर ले ताकि हमारा जो की ऑफ सक्सेस का जो चैनल है वो सक्सेस हो जाए, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, ठीक, आपको समझ में आ रहा हो या समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो एग्जाम बोर्ड में आने वाले हैं, ताकि आप जब क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो तब आपको याद आएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से की ऑफ सक्सेस के साथ जुड़े रहिए, डेली इसके वीडियो देखते रहिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्त लोगों से भी को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको भी बताइए ताकि वो फ्री में अपने की ऑफ सक्सेस का फायदा उठा सके, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, राधे राधे।